अगर आपको राजनीति में कोई आमूल चूल परिवर्तन लाना है तो उसके लिए आपको समाज के स्तर पर उतरकर काम करना होगा। 10 साल मैंने रात दिन चुनाव कराए। ज्यादातर जगह पे मुझे सफलता भी मिली, सरकारें भी मेरे हिसाब से बनी, लेकिन मैंने ये पाया कि सरकारों के बनने से, दलों के बदलने से जनता का जीवन बदल जाए ये जरूरी नहीं है। देश में विपक्ष नहीं है या देश में रहने वाला हर व्यक्ति इस सरकार से खुश है, ऐसा मानना बहुत बड़ी गलती होगी। मैं आपको दावे से कह रहा हूं, प्रधानमंत्री के बयान आप आज से 3, 4, 5, 6 महीने जब वो पार्लियामेंटेरियन से मिल रहे थे, उसमें उन्होंने पब्लिकली कहा कि भाई सिर्फ मंदिर के भरोसे मत बैठिए। वो राम का नाम ले रहे हैं, राम भरोसे बैठे हुए हैं कांग्रेस वाले। आज तक इंडिया अलायंस का एक पब्लिक मीटिंग नहीं हुआ, ना उसका कोई नैरेटिव बना, ना कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जनता ने देखा, ना कोई उसके चेहरे बने, ना सीट शेयरिंग का काम हुआ। और ये सब हो रहा है, इस बीच में आप एक अलग यात्रा पर निकल गए, और वो यात्रा इंडिया अलायंस की यात्रा नहीं है, वो कांग्रेस की यात्रा है। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। घोषणा पत्र आप देख रहे हैं। जी, वक्त आ गया है घोषणा पत्र का, क्योंकि देश लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा हुआ है। आने वाले कुछ ही दिनों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, और इस बीच सियासी हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। हर तरफ से जोरदार दावे किए जा रहे हैं। पाला बदलने से लेकर पूरी की पूरी पार्टी लेकर दल बदल लेने तक की यहां पर तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। एक तरफ सत्ता पक्ष है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, विकसित भारत का देश को सपना दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष है, चुन चुन कर खामियां निकालने की कोशिश कर रहा है। इस सब के बीच अब बड़ी पॉलिटिकल पिक्चर है क्या आखिर 24 चुनाव की? यही समझने के लिए, जानने के लिए घोषणा पत्र आज खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। चुनावी इंजीनियर कहिए आप, राजनीतिक आंकड़ों के बाजीगर कहिए आप, या फिर सियासत के सबसे बड़े वैज्ञानिक कहिए आप, प्रशांत किशोर। बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। ये प्रशांत की प्रयोगशाला अगर मैं कहूं, क्योंकि जन स्वराज है, मतलब सही लोग, सही सोच, एक सामूहिक प्रयास। और ये जो प्रशांत की प्रयोगशाला है, इसमें प्रशांत किशोर के सियासी अवतार वाला आविष्कार कहां तक पहुंचा? प्रयोगशाला तो आप कह सकते हैं। प्रयोगशाला इस नजरिए से है कि पिछले 20 वर्षों में मेरा जो कुछ भी सामाजिक राजनीतिक अनुभव रहा है, पहले 10 साल संयुक्त राष्ट्र संघ में, और फिर करीब 8 से 10 साल जो मैंने काम किया, जिसको लोग चुनावी रणनीतिकार, प्रबंधक वगैरह शब्दों से एड्रेस करते हैं, उस 10-20 साल में जो कुछ भी मैंने सीखा, वो सब सीखने समझने के बाद मैंने ये तय किया, और मेरी ये समझ बनी, मेरा ये अनुभव रहा कि अगर आपको राजनीति में कोई आमूल चूल परिवर्तन लाना है तो उसके लिए आपको समाज के स्तर पर उतरकर काम करना होगा। और कहीं ना कहीं जो रास्ते आज से सैकड़ों साल पहले, नॉट सैकड़ों साल मतलब 100 साल पहले महात्मा गांधी ने इस देश में करके दिखाया, उसका प्रयोग किया, उसको दिखाया, उससे सफलता पाई, उन्हीं रास्तों से आगे का रास्ता खुल सकता है। और जिस राज्य से मैं आता हूँ, मेरे मन में ये भी था कि जिस राज्य से, बिहार से मैं आता हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी बेहतर कर ली, लेकिन ये राज्य आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। तो इस मिट्टी के होने के नाते मुझे ऐसी जिम्मेवारी लगती है कि मैं आऊँ और अपने राज्य के लोगों के बेहतरी के लिए, ज़िंदगी को सुधारने के लिए अगर कुछ कर सकता हूँ तो वो करूँ। इसीलिए मैंने वो जो काम मैं पहले करता था, वो 2021 में मैंने काम छोड़ा। 1 साल मई 2021 से मई 2022 तक मैंने इस परिकल्पना को बनाने समझने में लगाया, और फिर मई 2022 से मैं यहाँ आया हूँ। 5 महीने मैंने ग्राउंड वर्क किया, और 2 अक्टूबर 2022 से मैंने पैदल यात्रा शुरू की है। तो 14 जिलों से अभी तक ये यात्रा गुजर चुकी है। हाँ, जिला जो है वो थोड़ा सा आपको डिस्टॉर्टेड फीलिंग दे सकता है। अभी तक हम लोग आधा बिहार, क्योंकि जिले जो है कोई बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, तो अभी तक हम लोग पिछले करीब 17-18 महीनों में आधा बिहार चल पाए हैं। लेकिन ये जो पदयात्रा है, वो पदयात्रा ऐसी नहीं है जिसमें दिन और किलोमीटर निश्चित है। हमारा प्रयास है कि जो पदयात्रा के 3 उद्देश्य हैं, उसको पूरा करने के लिए चाहे जितने गांव में जाना पड़े, जितने किलोमीटर चलना पड़े, जितने दिन रहना पड़े, उसका कोई लिमिट नहीं है। एकमात्र लक्ष्य है कि बिहार के गांव-गांव में पहुंचा जाए, वहाँ लोगों को बताया जाए कि क्या करने से उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। दूसरा, लोगों को राजनीतिक बेहतर विकल्प के अभाव में मजबूरी में किसी को न वोट देना पड़े, भाजपा के डर से लालू के डर से भाजपा को वोट न देना पड़े। इसके लिए समाज की मदद से एक नया दल, नया विकल्प बनाया जाए। और तीसरा, कि अगर लोग अच्छे लोगों को चुन भी दें तो भी जो चुने हुए लोग आए उनके पास बिहार की ज़मीनी हकीकत को समझकर एक सही योजना हो, जिससे बिहार में पलायन रुके, बेरोजगारी खत्म हो, यहाँ के बच्चों के लिए शिक्षा हो,
हम लोग भी अगले 10 वर्ष में देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल हों, इस 3 उद्देश्य को लेकर इसको हमने शुरू किया है। अब अगर आप इसको सामने तो 24 चुनाव है, नहीं, चुनाव से चुनाव आपका लक्ष्य है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चुनाव से मैं प्रभावित नहीं हूं। मैंने आपको कहा 10 साल मैंने रात दिन चुनाव ही चुनाव कराए हैं, राज्यों के स्तर पे चुनाव कराए हैं, देश के स्तर के चुनाव से जुड़ा रहा हूं। मैंने उस काम को, उस आपाधापी को 10 साल बहुत करीब से देखा है, उसमें भागीदार रहा हूं। ज़्यादातर जगह पे मुझे सफलता भी मिली, सरकारें भी मेरे हिसाब से बनी, लेकिन मैंने ये पाया कि सरकारों के बनने से, दलों के बदलने से जनता का जीवन बदल जाए ये जरूरी नहीं है। चेहरे बदल जाते हैं, घोषणा पत्र बदल जाता है, लेकिन कमोवेश स्थिति जमीन पर वही है जो पहले थी। आप बिहार के नज़रिए से देखें, 10 वर्ष कांग्रेस की, यूपीए की सरकार थी, तब भी बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था, तब भी यहाँ के बच्चे पलायन और मजदूरी के लिए मजबूर थे। और जब आज 10 वर्ष से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो भी बिहार के लोगों की वही दशा है। आज भी हमारे बच्चों को, बिहार के बच्चों को पलायन ही करना है, आज भी यहाँ पर फैक्ट्री नहीं है, आज भी यहाँ पढ़ने की व्यवस्था नहीं है। तो जनता के नज़रिए से, खासकर मैं बिहार के नज़रिए से बोल रहा हूँ, उनके लोगों के जीवन में कोई फर्क नहीं आया। और इसमें मैं अपना प्रयास भी जोड़ता हूँ। मैंने 2015 में यहाँ महागठबंधन की मदद की, उनको जिताया, उसके बावजूद बिहार में सुधार नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं हम लोग को ये सीखने समझने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है, ये मैंने समझा कि सिर्फ दलों के बनने से, जीतने से, हारने से ये परिस्थिति नहीं बदलेगी। उसको हम लोग को जड़ तक पहुंचना होगा, समाज में उतर के प्रयास करना होगा। और इसी नज़रिए से मैं प्रयास कर रहा हूँ। अपने जीवन के 2 साल, 3 साल, 5 साल, जितना भी समय लगे, मैंने अपना घर, परिवार, काम धाम, दोस्त मित्र, जो भी मेरा था, सब कुछ छोड़कर पिछले 18 महीनों से, 2 साल से करीब करीब, 18 महीने से तो मैं पैदल ही चल रहा हूँ, बाकी 6 महीना पहले इसके प्रिपरेशन में, करीब करीब 2 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ। और मैं पूरी तरीके से संकल्पित हूँ। देश में, दुनिया में क्या हो रहा है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। हम लोग उसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, उस पर टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन मेरे जीवन की प्राथमिकता बिहार में एक बेहतर व्यवस्था बनाना है, और इसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वो सब करेंगे। ठीक है, तो आपने पूरी तरीके से खुद को समर्पित कर दिया है बिहार के लिए। अब मेरा सवाल देश को लेकर है। आपने खुद अभी कहा 10 साल मोदी सरकार। सवाल ये कि 10 साल मोदी सरकार के बावजूद एक वो जो एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर है, वो इस मोदी सरकार को लेकर क्यों नजर नहीं आता? नहीं, ये देखिए, आप लोग का कई बार आंकड़ों को पढ़ने और समझने का, आंकड़ों की खूबी यह है कि आप उसको जिस तरीके से चाहें उस तरीके से इंटरप्रेट कर दें। मेरा अपना मानना है कि देश में विपक्ष कमजोर कभी नहीं है। विपक्षी पार्टियां कमजोर हो सकती हैं, विपक्ष का फॉर्मेशन कमजोर हो सकता है, विपक्ष कमजोर नहीं है। क्योंकि अगर आप आंकड़ों को ही देखेंगे तो बीजेपी को जब सबसे बड़ी सफलता 2019 में मिली तो उनको 38% वोट मिला। मतलब अगर 100 लोग वोट देने गए, उसमें 38 लोगों ने बीजेपी के, मोदी जी के, उनके कार्यशैली को, उनके विचारधारा को, उनके काम के आधार पर वोट किया। 62 लोगों ने उनको वोट नहीं किया। अब तो विपक्ष जमीन पर नहीं है ऐसी बात नहीं है, जमीन पर हर आदमी खुश है ऐसी बात नहीं है, ज्यादातर लोग तो खुश नहीं है। लेकिन इस 62 को एक साथ करना, और या उसके एक बड़े भाग को एक साथ करना, उसके लिए जो भूमिका विपक्षी पार्टियों की, नेताओं की होनी चाहिए, कहीं ना कहीं वो मिसिंग है। तो विपक्षी पार्टी कमजोर हो सकती है, उनका एजेंडा कमजोर हो सकता है, उनकी नैरेटिव या उनका प्रयास कमजोर हो सकता है। देश में विपक्ष नहीं है, या देश में रहने वाला हर व्यक्ति इस सरकार से खुश है, ऐसा मानना बहुत बड़ी गलती होगी। ठीक है सर, 24 चुनाव को लेकर अगर बिग पिक्चर और पॉइंट वाइज मैं आपसे कहूं कि आपकी नजर में 5 हाई पॉइंट्स क्या रहेंगे? नहीं, हाई पॉइंट्स किस नजरिए से, राजनीतिक नजरिए से या राजनीतिक नजरिए से पहले? नहीं, अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि 24 में क्या होगा, तो आज की तारीख में अगर आज चुनाव हो जाए, 2 महीने बाद क्या होगा मैं जानता नहीं हूं, लेकिन आज चुनाव हो जाए तो बीजेपी लेड एनडीए को बहुत बड़ी बढ़त दिख रही है। ये एक हाईलाइट अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो ले लें, लेकिन 2 महीने में और क्या होगा ये मैं जानता नहीं हूं। जनता किस तरफ किसको वोट देती है मुझे नहीं पता है। मुझे ये पता है कि अगर आज चुनाव हो जाए तो बीजेपी लेड एनडीए को एक बहुत बड़ी बढ़त है। ठीक है, बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बीजेपी 370 और एनडीए 400। आपसे मैं ये समझना चाह रही हूँ, क्योंकि आपने करीबी से काम करने का तरीका देखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी, अमित शाह का भी, ये इस तरीके के जो आंकड़े दिए जा रहे हैं इनकी तरफ से, ये वाकई में मुमकिन है, ये लोग कर सकते हैं, या फिर ये वो चुनावी जुमले के तौर पर? नहीं, देखिए ना, वो जुमला है
ना ये उसकी कोई गारंटी है कि वो हो ही जाएगा। ये तो चुनाव लड़ने की रणनीति का, प्रयास का, स्ट्रेटजी का हिस्सा है। चुनाव सिर्फ जमीन पर नहीं, वो दिमाग में भी लड़ा जाता है, साइकोलॉजिकली भी लड़ा जाता है, और एक गोल सेटिंग भी होती है। आप परीक्षा में बैठते हैं तो अपने लिए तय करते हैं कि मुझे 90% नंबर लेकर आना है। उसमें कोई सही गलत की बात नहीं है। 90% का लक्ष्य लेकर आप तैयारी कर रहे हैं। संभव है कि 85 आ जाए, संभव है कि 95 आ जाए। तो अगर बीजेपी ये दावा कर रही है तो ऐसा तो ये हर चुनाव में करते हैं। बंगाल में भी कहा 200 सीट से ज़्यादा लेकर आएंगे, हर प्रोग्राम में बैठ के कहा कि 200 से ज़्यादा लिख के ले लीजिए, 200 से ज़्यादा आ रहा है, आए 77। तो ये राजनीतिक दल, नेता इस तरह के दावे या इस तरह की गोल सेटिंग करते हैं। उसमें कोई सही गलत नहीं है, वो तो एक अनुमान है। किसी को देखिए, देश में जितने लोग भी हैं, नेताओं की बात तो छोड़ दीजिए, जो ट्रेंड सेफोलॉजिस्ट्स हैं, जो रोज नंबर आंकड़ों को देख रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं, उनको भी किसी को डेफिनेटिव ये पता नहीं होता है। क्योंकि जो लोग भी स्टैटिस्टिक्स को समझते हैं, सेफोलॉजी को समझते हैं, कोई आंकड़ा आता है उसमें 3% प्लस माइनस का लोग मानकर चलते हैं। 3% तो वो नीचे लिखते हैं डिस्क्लेमर में कि प्लस माइनस 3% एरर, मार्जिन ऑफ एरर हो सकता है। अब भारत जैसे देश में अगर आप 3% प्लस और माइनस, मतलब 5%, 6% का आप मार्जिन लेकर चल रहे हैं, 6% में तो कहाँ का कहाँ रिजल्ट हो जाएगा। तो आप एक इन्फॉर्म्ड गेस कर सकते हैं, आप प्रिसाइज नंबर नहीं दे सकते। और अगर आप देते हैं तो इट्स लाइक कॉलिंग द कॉइन। देखिए, अगर कई बार कहते हैं अरे हमने पिछली बार कहा था वो नंबर आ गया, मतलब सेफोलॉजिस्ट दावा करते हैं, चुनावी विशेषज्ञ दावा करते हैं, टीवी चैनल वाले भी हल्ला मचाते हैं, पत्रकार के अलावा नेता भी कहते हैं। लेकिन होता ही है कि अगर मान लीजिए आपको कोई बोले कि भैया सिक्का उछालो, बोलो हेड और टेल, अगर 10 आदमी खड़े हैं तो 5 आदमी तो सही बता ही देगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 2 है। तो कई, और जो सही बताएगा वो बताने लगेगा कि मुझे मालूम है कि कैसे सिक्का को कॉल किया जाता है। इससे ऐसी कोई बात नहीं है, आप एक इन्फॉर्म्ड गेस कर सकते हैं। किसी को प्रिसाइज नंबर नहीं मालूम होता है, वो मोदी जी को भी नहीं मालूम है, और कोई साधारण सेफोलॉजिस्ट अगर बैठ के कर रहा है उसको भी मालूम नहीं है। अगर मालूम होता तो बंगाल में 200 सीट का दावा कैसे कर रहे थे, कर्नाटक में जीत का दावा कैसे कर रहे थे। आप ये बड़े राज्य छोड़ दीजिए, दिल्ली उनके नाक के नीचे एक सिटी स्टेट है, वहां पर 2015 में आम आदमी पार्टी को 67 सीट आ गया, 2020 में उनको 62 सीट आ गई, और अमित शाह खड़े होकर कह रहे थे हमें 40 सीट आ रहा है, 40 प्लस सीट आ रहा है। तो ये 2 बातें हैं, एक तो उनको पता नहीं होता है, फिर भी वो कहते क्यों हैं? कहते इसलिए हैं कि उनको जो सूचनाएं मिल रही होती हैं उसके आधार पर उनका गेस है। और दूसरा, आपको पार्टी के नेता होने के नाते आप ये थोड़ी ना कहिएगा कि मैं हार रहा हूं, आप तो यही कहिएगा कि मुझे बहुत बड़ी जीत मिल रही है। एक सवाल और, इससे बिल्कुल उलट सवाल, दूसरी तरफ के जो दावे हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि साहब जिस तरीके का बम बम माहौल इस बार बीजेपी के लिए है, मोदी के लिए राममय माहौल है, वो लाभार्थी हैं, मोदी की गारंटी है, हिंदी हार्टलैंड के 3 राज्य जहां पर अभी बम्पर जीत मिली है, तो ये एक तरीके से 2004 कहीं 2024 में रिपीट होने वाला है। मतलब जो उस जमाने में इंडिया शाइनिंग वाला एक माहौल था। नहीं, देखिए, ये कॉमन सेंस की बात है। व्हेन यू गेट ओवर कॉन्फिडेंट, लाइक लॉजिकल बात है कि वन शुड नेवर गेट ओवर कॉन्फिडेंट। लेकिन अभी जो बीजेपी का डिस्पेंसेशन है, जो लीडरशिप है, जो उनका काम करने का तरीका है, वो दावा पब्लिकली कुछ करे। इनका जो काम करने, इनकी जो कार्यशैली है, ये वो लोग नहीं है जो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। दे गो फॉर द किल। अगर उनको मालूम है कि वो जीत रहे तो भी वो हल्के में नहीं लड़ेंगे। वो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मोदी जी या अमित शाह या जो भी अभी बीजेपी की लीडरशिप है, इनकी कार्यशैली ये नहीं है कि बस जीत हो गया, अभी बैठ जाओ, बस जीतने ही वाले हैं। वो दावा तो कर रहे हैं कि जीत रहे, लेकिन अपनी मेहनत में, अपने प्रयास में कुछ कमी नहीं छोड़ेंगे। जैसे आप देख लीजिए, एक सीट अभी जैसे बिहार में नीतीश कुमार को वो लेकर आए, उनको मालूम है, आंकड़े बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के भाजपा में आने से भाजपा को चुनावी फायदा कुछ नहीं है, विधानसभा के नजरिए से तो उनको नुकसान है। आप बिहार में किसी भी भाजपा के वर्कर से, समर्थक के, लीडर से बात कीजिएगा तो प्राइवेटली वो ये कहेगा इसका नुकसान है। लेकिन वो फिर भी क्यों लेकर आए? क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज चाहते थे, इंडिया अलायंस को साइकोलॉजिकल झटका देना चाहते थे। आप जो देख रहे हैं अभी महाराष्ट्र में, वो अशोक चौहान को लेकर आए। ये सब क्यों कर रहे हैं? वो एक एक सीट भी जो है कि इफ वी आर ऑन टॉप वी मस्ट फिनिश द ऑपोजिशन, तो ये उनका स्वभाव है, उनका कार्यशैली का हिस्सा है। तो ये अगर मैं उनके सामने हूँ तो मैं ऐसा नहीं मानूंगा कि दे हैव बिकम कॉम्प्लेसेंट। दे आर नॉट पीपल हु गेट कॉम्प्लेसेंट। अगर आपको उनसे लड़ना है तो आप ये मानकर चलिए कि वो लास्ट तक लड़ेंगे। अगर जीत रहे तो भी उस जीत को और बड़ी बनाने के लिए और ज़्यादा प्रयास करेंगे, हार रहे तब तो प्रयास करेंगे ही करेंगे।
तो मैं 2004 के सिनेरियो को नहीं देखता हूं, क्योंकि 4 में लीडरशिप अलग थी, आज लीडरशिप अलग है। दूसरा, जो विपक्ष ये मान के चल रहा है कि भाई हमारे लिए, दे आर लार्जली बेसिंग देयर थिंग्स ऑन एजम्पशंस, कि कुछ चीजें हो जाएंगी, डिसकंटेंट है, लोग नाराज हैं, ये बहुत सारी चीजें अनुमान पर आधारित है, ये आपके अपने प्रयास पर आधारित नहीं है। जो उन्होंने इंडिया अलायंस बनाया है, मतलब इंडिया अलायंस बने हुए सबसे पहले तो ये बहुत देरी से बनाया गया। आप मुझे बताइए, लोग कहते हैं सीटों पे समझौता नहीं हुआ, नैरेटिव नहीं बना, चेहरा कौन हुआ, इन सब बातों पर तो विवाद हो सकता है भी, कौन चेहरा होगा, क्या नैरेटिव होगा, कौन सीट लड़ेगा। इस बात पर तो कोई विवाद नहीं था कि 2024 अप्रैल मई में चुनाव होगा, सबको पता था। जिन लोगों ने भी इंडिया अलायंस बनाया है, ये काम वो 2 वर्ष 3 वर्ष पहले भी कर सकते थे। जब बंगाल का चुनाव आया, बीजेपी डाउन थी, बीजेपी बैकफुट पर थी, तब अगर आपने इंडिया अलायंस बना लिया होता तो आपके पास 2-2.5 साल का समय होता नैरेटिव बनाने का, उसको घर घर ले जाने का। जरा आप अनुमान कीजिए, लोग कहते हैं कि मोदी जी ने चुनाव के ठीक पहले राम मंदिर का ये पूरा जो अभियान अभी हुआ, जो समारोह हुआ, कभी तो मोदी जी या उनकी टीम ने बैठ के ये प्लान किया होगा कि मंदिर का निर्माण इस तरीके से कराओ, इस गति से कराओ कि ये जनवरी में पूरा हो। अब विपक्ष वाले बैठ के ये कह रहे हैं, अरे भाई चुनाव के पहले करा के फायदा उठाना चाह रहे हैं। भाई कम से कम भाजपा वालों ने इतना तो सोचा 3 वर्ष पहले। तुम 3 वर्ष पहले क्या कर रहे थे? तुम्हें भी तो मालूम था कि 24 में चुनाव है, तो आपको भी तो सोचना चाहिए था कि मैं जनवरी 2024 में क्या करूंगा, अगर राम मंदिर होगा तो उसका हम काउंटर कैसे करेंगे। तो आपने तो वो किया नहीं, आप बैठे हुए हैं राम भरोसे। राम का नाम ले रहे हैं बीजेपी वाले, लेकिन राम भरोसे बैठे हुए हैं विपक्ष वाले। बीजेपी राम भरोसे नहीं बैठी हुई है। मैं आपको दावे से कह रहा हूं, प्रधानमंत्री के बयान आप आज से 3, 4, 5, 6 महीने जब वो पार्लियामेंटेरियन से मिल रहे थे, उसमें उन्होंने पब्लिकली कहा कि भाई सिर्फ मंदिर के भरोसे मत बैठिए। सही। वो राम का नाम ले रहे हैं, राम भरोसे बैठे हुए हैं कांग्रेस वाले कि कुछ हो जाएगा। तो अगर आप राम भरोसे बैठोगे तो भैया राम जी अगर कृपा करेंगे तो जीतोगे, नहीं कृपा हुई तो आप हारोगे। एक बात मुझे बताइए, कर्नाटक चुनाव जब हुआ था, उसका नतीजा जब आया था, तो ऐसा लग रहा था कि विपक्ष के लिए एक माहौल बनता हुआ नजर आ रहा था। उसी के बाद ये इंडिया गठबंधन भी बना। जून में फिर इन लोगों ने 15 मई को पहली बैठक की थी इंडिया गठबंधन की। तो ये चीजें जो एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि शायद विपक्ष मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है, ये डिरेल क्यों होने लगी, और खासतौर से नीतीश कुमार? नहीं, देखिए आपको मैं बताऊं, पहले तो राज्यों के चुनाव को सीधा एक्सट्रापोलेट लोकसभा से करना ये बहुत बड़ी भूल है। आपको याद दिलाना चाहता हूं आपके दर्शकों को, 2018 में बीजेपी कर्नाटक हारी, बड़ी मुश्किल से 2017 में गुजरात में अपनी सरकार बचाई बीजेपी ने, बड़े मुश्किल से 15 सीट से ही सरकार बची। कर्नाटक में वो चुनाव हारे, उसके बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान तीनों जगह चुनाव हार गए, फिर भी जाके लोकसभा में इतनी बड़ी जीत मिल गई। राज्यों के चुनाव का माहौल पर असर हो सकता है, लेकिन उसका सीधा कोरिलेशन फाइनल आउटकम पर नहीं है। कर्नाटक के चुनाव के बाद, कांग्रेस की जीत के बाद जरूर एक माहौल, एक अपॉर्चुनिटी कांग्रेस के पास थी, लेकिन जब आपने वो प्रयास किया नहीं, उसके बाद आप चुपचाप बैठ गए। इंडिया अलायंस जो बना जून जुलाई में, देखिए जून में इंडिया अलायंस बना है, जून से लेकर अभी हम लोग फरवरी में बैठे हुए हैं, करीब 8 महीने हो गए। 8 महीने में इंडिया अलायंस के लोग कुल 6 या 8 दिन साथ में बैठे हैं। उन 6 और 8 दिनों में भी अगर आप नंबर ऑफ वर्किंग आवर जोड़िएगा तो मुश्किल से मुझे लगता है कि 25-30 घंटे इन लोगों ने इंडिया अलायंस पर काम किया है। अगर आप इसको समझिएगा, आपने जून में बनाया, चलो देरी से बनाया, तो अगर आप 7 दिन यहीं पर बैठ जाते और 7 दिन में ये सारा काम कर लेते तो आपके पास 8 महीने उस काम को जमीन पर एग्जीक्यूट करने के लिए होता। राहुल जी मान लीजिए यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, 7 दिन जाते हैं ना साथ में। एक बार 7 दिन जाकर आप अलग अलग यूनिवर्सिटी में बात कर रहे हो ना, लोगों से मिल रहे हो ना, तो वो 7 दिन 8 दिन आप यहीं पर बैठ के काम पूरा कर लेते। तो आप 8 महीने में 7 दिन बैठे हैं साथ में। आज तक इंडिया अलायंस का एक पब्लिक मीटिंग नहीं हुआ, ना उसका कोई नैरेटिव बना, ना कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जनता ने देखा, ना कोई उसके चेहरे बने, ना सीट शेयरिंग का काम हुआ। और ये सब हो रहा है, इस बीच में आप एक अलग यात्रा पर निकल गए, और वो यात्रा इंडिया अलायंस की यात्रा नहीं है, वो कांग्रेस की यात्रा है। इसीलिए मैंने किसी दूसरे इंटरव्यू में कहा कि मतलब इससे गलत टाइम यात्रा का कुछ हो ही नहीं सकता था। जब आप किसी आर्मी को लीड कर रहे हैं, और खासकर कई देशों के आर्मी का आप के ज्वाइंट कमांडर हैं, आप 1-2 दिन फ्रंट पर जा सकते हैं। आप हेडक्वार्टर को छोड़कर फ्रंट पर चले जाइए तो आपकी पूरी स्ट्रेटजी तो ऐसे ही हवा में चली जाएगी।
तो जब राहुल जी को ग्राउंड पर होना चाहिए था तब वो दिल्ली में बैठे थे, जब उनको दिल्ली में होना चाहिए था स्ट्रेटेजिक चीजों को सॉल्व करने के लिए, सीट शेयरिंग करने के लिए, नेताओं को साथ में रखने के लिए, कैंडिडेट का चुनाव करने के लिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम फाइनलाइज करने के लिए, तब वो रोड पर घूम रहे हैं। तो ये तो जब इस तरह की आप कॉमन सेंसिकल चीजें भी अगर आप नहीं ठीक कर रहे हैं तो आप कैसे जीत सकते ये हैं? बेसिक जो बात आपने कही ना, बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है। ये बात प्रशांत किशोर को समझ में आती है, ये बात रुमाना इसार खान को समझ में आती है, और ये बात मुझे लगता है हजारों लाखों लोगों को भी बहुत आसानी से समझ में आती है। लेकिन ऐसा जो होता है, इसके पीछे की वजह, क्या इसको कांग्रेस का अपॉर्चुनिज्म के तौर पर देखा जाना चाहिए कि कांग्रेस शायद इस चक्कर में थी कि उन पार्टियों की जमीन पर वो खुद को खड़ा कर लेगी और ग्रो कर जाएगी? मुझे ऐसा नहीं लगता है। अगर ऐसा होता, अगर कांग्रेस की रियली नियत ऐसी होती कि मैं बिहार में आरजेडी जदयू का स्पेस ले लूं, या यूपी में सपा का स्पेस ले लूं, या बंगाल में टीएमसी का स्पेस ले लूं, तो उसके लिए तो 3 साल 4 साल पहले से प्रयास करते। वो उनका वो प्रयास नहीं है, सिंपल लेथार्जी है एंड लैक ऑफ कॉमन सेंस है। हुआ ये कि जो उन्होंने पहली पदयात्रा की उसको थोड़ा सा ट्रैक्शन मिला, चैटर बना। अब भारत जोड़ो यात्रा को थोड़ा उसको ट्रैक्शन मिला, तो ये कट कॉपी पेस्ट है कि चलो एक यात्रा से फायदा हुआ, एक और यात्रा कर दो। ये नहीं देखा कि भैया कट कॉपी पेस्ट कर रहे हो, टाइमिंग अलग है, प्रॉब्लम्स अलग हैं, चैलेंजेज अलग हैं। अभी आपके लिए जरूरी है कि आप ममता बनर्जी से सीट फाइनल करो। अभी या तो आपको ये था कि मुझे कांग्रेस का ही चुनाव लड़ना है, कांग्रेस के बैनर पे लड़ना है, तो फिर आप यात्रा करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने 20 अलग अलग दलों का कुनबा बनाया है, तो उस कुनबे को एक साथ रखने और चलाने के लिए जो बैंडविड्थ चाहिए, जो समय चाहिए, उसके लिए आपको बहुत इन्वेस्ट करने की जरूरत है। और वो ना करके आप मणिपुर में घूम रहे हैं, नागालैंड में घूम रहे हैं, बंगाल में घूम रहे हैं, उड़ीसा में घूम रहे हैं। नतीजा क्या हुआ? आप जिस राज्य में जा रहे हैं वहां पर एलायंस पहले खत्म हो गया। तो ये सलाहकारों की दिक्कत है, कांग्रेस की प्लानिंग की दिक्कत है और कोऑर्डिनेशन की दिक्कत नहीं, ये पूरी ओवरऑल जो देखिए, इट ऑल स्टार्ट्स इमिनेट्स फ्रॉम द लीडरशिप्स ओन थिंकिंग। देखिए, सलाहकार जो है वो तो आपको सलाह दे सकते हैं। आपके 3 सलाहकार हैं, तीनों काबिल हैं, तीनों ने सलाह दिया, फिर तो आप एक ही डिसीजन करोगे। तो नहीं, देखिए, लीडर तो राहुल गांधी ही हैं। कहने सबको मालूम है, इसमें अच्छा करने की क्या बात है, आपको भी मालूम है। कांग्रेस को चला तो रहे हैं एक ही व्यक्ति, वो है राहुल गांधी। पिछले 2008-9 के बाद जब यूपीए 2 बनी, उसके बाद मुझे लग रहा है 2 या 3 साल जब से सोनिया जी को स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने थोड़ी सी बैकसीट ली है, उसके बाद से चाहे फॉर्मेशन कोई भी रहे, चला रहे राहुल गांधी। तो जब राहुल गांधी चला रहे हैं तो जिम्मेवारी भी उन्हीं को लेनी पड़ेगी। आप जब कांग्रेस के साथ डील कर रहे थे तो इंटरेक्शंस आपके राहुल गांधी के साथ होते थे? नहीं, मैं तो कोई राहुल गांधी अकेले के साथ नहीं, मैं तो कांग्रेस की पूरी लीडरशिप के साथ बात कर रहा था। और मेरी जो लंबी उनसे बातचीत हुई, जो 1-1.5 बरस तक चली, उसमें कोई राहुल गांधी अकेले नहीं बात कर रहे थे। उसमें सोनिया गांधी भी थी, उन परिवार की प्रियंका गांधी भी थी, और कांग्रेस के जो बड़े 15-20 लीडर हैं वो सब शामिल थे। आपकी समझ क्या बनी प्रशांत जी? मतलब सोनिया गांधी से इंटरेक्शन, राहुल गांधी से इंटरेक्शन, प्रियंका गांधी से इंटरेक्शन, बाकी लीडर्स को मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन ये जो गांधी परिवार के 3 चेहरे हैं और ये अगली पीढ़ी, मतलब राहुल और प्रियंका पर कहा जाता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का पूरा दारोमदार है, तो इनमें आपको किसमें क्या एक्यूमेन नजर आता है, या किसका क्या प्लस और नेगेटिव पॉइंट नजर आता है? नहीं, देखिए, सिंपल बात है कि ये 3 लोग कांग्रेस नहीं चला रहे। ओके। कांग्रेस चला रहे राहुल गांधी। अच्छा। सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, दूसरे जो लोग भी हो, खड़गे साहब हो, सब लोग सपोर्टिव रोल में चला रहे हैं कांग्रेस राहुल गांधी। इस बात में कोई कहीं इफ बट किंतु परंतु नहीं है। वो चाहे कैमरे पे कुछ भी दावा कर लें, लोग चाहे कुछ भी कह दें, चला रहे राहुल गांधी। और राहुल गांधी की जो अपनी समझ है, उनको लगता है कि वी आर ऑन राइट ट्रैक, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। आज नहीं तो कल जनता मोदी से नाराज होगी और वो हमें गद्दी पर वापस बैठा देगी। मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी कमी कांग्रेस के लीडरशिप में है, वो जब तक आप मानोगे नहीं कि आपको परेशानी है, आप उसका सुधार करने का प्रयास करोगे कैसे? आप ये मान रहे हो कि भैया हम ठीक हैं, हमारे कम्युनिकेशन में, हमारे आउटरीच में, हमारे स्ट्रेटजी में कोई गलती नहीं है। जनता को समझ में नहीं आ रहा है, जनता धीरे धीरे समझेगी, जब उसको परेशानी होगी वो समझेगी। लोकतंत्र में मुझे लगता है कि ये बड़ा एरोगेंट वे ऑफ एनालिसिस है। अगर मैं मान लीजिए इतना बड़ा प्रयास बिहार में कर रहा हूं, इसके बावजूद अगर जनता इस बात को स्वीकार नहीं करती है, तो आई शुड बी हम्बल इनफ टू एक्सेप्ट कि भाई मेरे प्रयास में, मेरे कम्युनिकेशन में कुछ कमी रह गई, मुझे और इसको सुधारने की जरूरत है। अगर वो ना करके मैं ये कहूं कि अरे यार बिहार की जनता तो समझ ही नहीं रही है,
तो वो एक्सक्यूज नहीं है। मुझे लग रहा है कि कहीं नहीं, जैसे राहुल जी का आपने बयान सुना होगा, कहते भाई पूरी मीडिया हाईजैक हो गई है, ईडी सीबीआई सब हाईजैक हो गया है, इलेक्शन कमीशन इम्पार्शियल नहीं। इन बातों में थोड़ा दम है, लेकिन इसी वजह से कांग्रेस चुनाव हार रही है ऐसा मैं नहीं मानता हूं। अगर ऐसी बात होती तो कोई राहुल गांधी से यह पूछे कि भाई 2014 में तो मीडिया आपके पास था, आप सत्ता में थे, ईडी सीबीआई इलेक्शन कमीशन जुडिशरी सब आपके साथ था, तब 2014 में आप 50 सीट के नीचे कैसे आ गए? और अगर मीडिया से ही और जुडिशरी इलेक्शन कमीशन से ही जीत हार होती तो बीजेपी पिछले 10 वर्षों में जहां कहीं भी चुनाव हारी है वो कैसे चुनाव हारी है? देखिए, जो भी सत्ता में रहेगा उसको मीडिया का, व्यवस्था का, संस्थाओं का कुछ ना कुछ सपोर्ट रहता ही है, एक्स्ट्रा सपोर्ट रहता है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो उन्हें भी था, और आज बीजेपी है तो उनको भी है। थोड़ा ज्यादा हो सकता है, उसको ज्यादा मिसयूज कर सकते हैं, ज्यादा कम कर सकते हैं, लेकिन लड़ाई तो आपको पॉलिटिकली ही लड़ना पड़ेगा। आपके बिहाफ में मीडिया वाले लड़ाई नहीं लड़ेंगे। आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो मीडिया उसको दिखा सकता है, थोड़ा कम दिखाएगा, ज्यादा दिखाएगा, दिखाना तो पड़ेगा ही। आप सब बात छोड़ दीजिए, अभी किसानों का आंदोलन चल रहा है, सो कॉल्ड सरकार का पूरा ही कब्जा है मीडिया पर। भले ही उसको उसके अलग अलग पहलू, अलग अलग नजरिए से लोग दिखा रहे हैं, लेकिन दिखा तो सब रहा है कि भैया किसान का आंदोलन हो रहा है, किसान रोड पर आए हुए हैं। कोई भी मीडिया, चाहे बीजेपी का अपना इन हाउस भी मीडिया हो, क्या है, वो कह सकता है कि किसान रोड पर नहीं है। मीडिया तो एम्पलीफायर है, अगर साउंड होगा तो उसको कोई बढ़ा सकता है, कुछ घटा सकता है, लेकिन साउंड क्रिएट करने की जिम्मेवारी, आंदोलन खड़ा करने की जिम्मेवारी वो तो पॉलिटिकल पार्टी की है। तो जब तक राहुल जी या कांग्रेस की लीडरशिप इस बात को नहीं समझेंगे, तब तक ये ऐसा है कि यू आर पुटिंग द बॉल इन अदर्स कोर्ट। कि भाई, मैंने कहीं बयान सुना, उन्होंने कहा कि मीडिया, ईसी, जुडिशरी सब मेरे हाथ में दे दो, मैं कल हरा के दिखा दूंगा। मेरे भाई, आप कभी नहीं हरा के दिखा पाओगे, क्योंकि जब तक आप अपनी गलती नहीं देख रहे हो, दूसरे की गलती को पर उंगली उठा रहे हो। दूसरा गलत है, हो सकता है, वो विवाद का विषय है, पहले अपने को तो ठीक करो। अच्छा, राजनीतिक समझ के तौर पर कहा जाता है कि दोनों भाई बहनों में प्रियंका गांधी की बेहतर सियासत को लेकर समझ है। क्या वो भी ये रियलिटी चेक भाई को नहीं बता पाती है? मतलब देखिए, मैं ये नहीं कह सकता हूँ, मेरे पास कोई ऐसा थर्मामीटर नहीं है कि मैं ये बता दूं कि किसकी समझ कम है, ज्यादा है। मेरे से ये सवाल पूछा गया कि भी तीनों में सबसे ज्यादा समझ किसकी है, बेहतर समझ किसकी है। वहां पे मैं ये कह सकता हूँ कि सोनिया जी की समझ, उनका अनुभव, उनका काम करने का तरीका इन दोनों से ज्यादा बेहतर है, उसमें कहने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रियंका जी और राहुल जी की तुलना इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि प्रियंका गांधी को अभी वो भूमिका मिली नहीं है। तो आप कैसे जज कर सकते हैं कि अगर वो कांग्रेस प्रेसिडेंट होते, वो कांग्रेस चलाते, तो कैसे चलाते? मान लीजिए कि मैं आपको बता रहा हूं, जैसे जिम्मेवारी की बात नहीं है, जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि यूपी में उनको जिम्मेवारी दी गई थी, उसके आधार पर जज कीजिए। नरेंद्र मोदी जी को 2009-10 में वेस्टर्न इंडिया के 3 बड़े राज्यों की जिम्मेवारी भाजपा ने दी थी, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। 100 से ज्यादा सीटों पर, वेस्टर्न पश्चिम भारत की सीटों पर मोदी जी इंचार्ज थे। उसमें भाजपा का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, 9 में सब वहां पर कांग्रेस और यूपीए के लोग जीत कर आए। उस प्रदर्शन के आधार पर अगर आपने नरेंद्र मोदी का एज ए ऑर्गेनाइजर, एज ए स्पीकर, एज ए पॉलिटिकल एक्यूमेन को अगर आपने जज कर लिया होता और कोई कमेंट पास किया होता, तो आज आपके मुंह पर अंडे पड़े होते। तो जब आप किसी की क्षमता तब जांच सकते हैं जब उसको वो जिम्मेवारी दी गई है। ये जिम्मेवारी अभी राहुल गांधी के पास रही है, इससे पहले सोनिया जी के हाथ में रही है। उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि सोनिया गांधी की समझ, उनका अनुभव, उनका काम करने का तरीका शायद इन लोगों से बहुत बेहतर है, तभी उनको सफलता मिली। राहुल गांधी वैसे यात्राएं इतनी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये वाली जो यात्रा है इसका टाइमिंग उन्होंने सही नहीं चुना, लेकिन जो सियासी तपस्या वो कर रहे हैं उसका फल उन्हें मिले, उसके लिए एक आप उनको क्या गुरु मंत्र देना चाहते हैं? देखिए, मैं कौन हूं उनको गुरु मंत्र देने वाला? वो बहुत बड़े आदमी हैं और ये लोग ऐसे नहीं है जो कि आप सलाह दीजिए और वो आप नहीं मानना, अगर बुलाएंगे तब तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन मतलब बिन मांगी सलाह किसी को देनी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं what he lacks is the persistence, perseverance that is needed to close things. I have observed over last 15 years of his political journey as a student. हाँ, मैंने उनके 10-15 साल की राजनीतिक यात्रा को जो मैंने बाहर से थोड़ा करीब से भी देखा, जानना समझने का कोशिश करा, जो एक कमी मैं पाता हूँ कि वो चीज़ों को क्लोज नहीं करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आज की यात्रा वगैरह छोड़ दीजिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, उनकी तूती बोलती थी, वही देश के बड़े भविष्य बताए जाते थे, तब उन्होंने NSCY IYC में
एक प्रयोग शुरू किया एज ए जनरल सेक्रेटरी NSCY IYC कि हमारे ये IYC और NSCY में इलेक्शन से चुनाव होगा, इलेक्शन से नए लीडरशिप पैदा की जाएगी। उसका शुरुआती विरोध हुआ, लेकिन राहुल जी ने बड़े उत्साह से पूरा उसमें समय लगाकर उसको शुरू किया। शुरुआती सफलता पंजाब और उत्तराखंड में उसको मिली, लेकिन जब लोगों ने उसको देख लिया कि किस तरीके से इलेक्शन हो रहा है, तो जो सीनियर लीडरशिप थी या जो चीज़ जो उससे पहले से बेनिफिट पा रहे थे, उन्होंने उस सिस्टम को गेम कर दिया। तो राहुल गांधी जी के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो उस रेजिस्टेंस को या जो उसमें डिस्टॉर्शन आया था उसको और करेक्ट करने के लिए और उस पर लगे रहते, या अगर मान लीजिए कि नए सिस्टम से उनका विश्वास उठ रहा था तो पुराने सिस्टम में जाते जिसमें नॉमिनेशन वाली बात थी। हुआ क्या, ना वो नए सिस्टम को उन्होंने आगे बढ़ाया ना पुराने पर वापस गए। नतीजा क्या हुआ, NSCY IYC कंप्लीटली बर्बाद हो गई 10 साल में। आपके पास जो पुराना सिस्टम था उसको आपने छोड़ दिया, नया एक्सपेरिमेंट किया, आधा एक्सपेरिमेंट करके छोड़ दिया। और इस तरह मैं आपको 20 ऐसी घटना बता सकता हूं जहां पर राहुल गांधी ने बड़े उत्साह से कोई काम शुरू किया, शुरुआती दिनों में उसको बैक किया, कम व्हाट में वी विल डू दिस, और फिर जैसे ही रेजिस्टेंस आया, जैसे ही सेटबैक लगा, जैसे ही परेशानी आई, तो या तो फिर नहीं, मुश्किल का सामना करने की बात नहीं, सामना तो कर रहे हैं, लेकिन जब परिस्थिति विपरीत होती है तो मतलब उस पर अनिर्णय की स्थिति हो जाना, मैदान छोड़कर भागे नहीं है, अनिर्णय की स्थिति कि भाई मुझे इलेक्शन वाले फॉर्म में जाना है या पुराने फॉर्म में जाना है, ये निर्णय ले लो। अगर ये निर्णय ले लोगे तो सही या गलत कुछ फायदा होगा, अगर आप अनिर्णय में रहेंगे तो दोनों का ही नुकसान, दोनों साइड से नुकसान हो रहा है। और ये उनके पूरी राजनीतिक यात्रा का मैंने पैटर्न देखा है। भाई प्रशांत किशोर को ले आओ, अब प्रशांत किशोर की जो पूरी योजना है उसको आपने समझ लिया, और समझने के बाद आपने यूपी में शुरुआत की। जैसे ही थोड़ी सफलता मिली, जो समाजवादी पार्टी आपको 10-20 सीट नहीं दे रही थी उसने 110 दिया, अब तुरंत प्रशांत किशोर के प्लान को छोड़ के वो अलायंस वाला प्लान अपना लिया। नतीजा क्या हुआ कि जो आपने शुरुआत की थी 27 साल यूपी बेहाल, उसी सपा से जाके आपने अलायंस कर लिया, तो ना माया मिली ना राम, दोनों ओर से मारे गए। तो वो जो डिसाइसिवनेस है, एक डिसीजन लेना और डिसीजन पर टिके रहना, वो मुझे लगता है कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तक उस चीज को वो नहीं एड्रेस करेंगे तब तक कोई भी सफलता बहुत बड़ी मिलने वाली नहीं है। तो फैसला ना लेने की क्षमता राहुल गांधी की आप कह रहे हैं सबसे बड़ी कमजोरी नहीं है। फैसला न लेना मैं नहीं कर, फैसला लेना और फिर उस पर टिके ना रहना, फैसले पर टिके रहना और डू व्हाटएवर इट टेक्स टू एग्जीक्यूट इट। आपने निर्णय लिया, निर्णय लेने में तो तुरंत निर्णय ले लेते हैं, ये तो दिक्कत है, तुरंत निर्णय ले लिया, यात्रा करनी है, टाइम नहीं लगाते हैं फैसला लेने में। फैसला लेने में ये तो यही तो दिक्कत है, अगर आप समय लगाकर निर्णय नहीं सोच लोगे, समझ के, तो आपने निर्णय ले लिया तुरंत, हाँ भाई प्रशांत किशोर ये बता रहे बिल्कुल ठीक है, तुरंत करते हैं। लेकिन मेरा अपना यूपी का क्यों, मैं 10 दिन बैठने के बाद भी मैंने उनके ऑफर को, कांग्रेस के ऑफर को क्यों मना किया, इसलिए मना किया कि मेरा यूपी में अनुभव ये रहा था कि जब आप उनको चीजें बताते हैं कांग्रेस की लीडरशिप को कि ये 10 चीजें करनी है, वो तुरंत एग्री कर जाएंगे। 10 के 10 बात, लोगों को लगता है कि लोग एग्री नहीं कर, भाई वो 10 के 10 बात एग्री कर जाते हैं। मेरी समस्या है कि वो बहुत जल्दी एग्री कर जाते हैं, 10 चीज पे एग्री कर गए, इसका मतलब उन्होंने पूरी उसकी नुआंसेस को समझा ही नहीं कि इस 10 चीज को करने में कितनी ताकत, कितनी डिटर्मिनेशन की जरूरत है। नतीजा ये होता है कि जब आप 10 चीज को करने जाएंगे और 4 चीज में जैसे ही अटकेंगे तो फिर आप उसको मैदान छोड़कर भाग जाएंगे, और भागेंगे मतलब अब उसको छोड़ दिया, बीच में ही लटका दिया, तो अब आप ना पीछे जा रहे हैं ना आगे जा रहे हैं, ये मुसीबत है। कांग्रेस तो राहुल गांधी के ही हाथों में है, तो 14 की तरह और ज्यादा डेसिमेट होते हुए हम देखेंगे 24 में कांग्रेस को, या 19 में जो हल्का सा ग्राफ बढ़ा था 14 के बाद, उस दिशा में आपको लगता है? 19 में ग्राफ बढ़ा कहाँ था भाई, आप लोग देखिए, जो कांग्रेस को सीटें 19 में आई थी वो केरल से आई, तमिलनाडु से आई और पंजाब से आई। ये 3 राज्य हैं, 9 सीट तमिलनाडु से, 18 केरल से और 7 पंजाब से। तो 2/3 करीब 2/3 कांग्रेस के जो MP आज हैं वो 3 राज्यों से आते हैं। ये कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां कांग्रेस ने बीजेपी से लड़के उनको हराया हो। केरल में आप लेफ्ट को हराए, तमिलनाडु में आप AIADM को हराए और वो भी DM के अलायंस में, और पंजाब में आपने अकालियों को हराया। जब तक कांग्रेस बीजेपी से डायरेक्ट मुकाबले में उनको नहीं हराएगी, और वो करीब 250 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला है, जब तक कांग्रेस उसमें कम से कम 1/3 सीट ना जीते, मतलब लोग कहते हैं रिवाइवल का प्लान क्या है,
रिवाइवल का ये प्लान है कि आप विपक्ष को मजबूत बनना है, जीतना हारना छोड़ो, कम से कम ये कोशिश करो कि एक 30% का स्ट्राइक रेट आपका बीजेपी के अगेंस्ट हो, 25% का स्ट्राइक रेट हो। अभी कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बीजेपी के अगेंस्ट 14 और 19 दोनों में सिंगल डिजिट में है। अगर वो 10 सीट लड़ते हैं तो उसमें 1 या 2 जीतते हैं। जिस दिन वो 10 में 3 या 4 जीतने लगेंगे, अपने आप आपको रिवाइवल दिखेगा। और वो बीजेपी के अगेंस्ट की बात है। आप तेलंगाना में जीत जाइएगा, उससे कोई फायदा नहीं है, उसकी सीटों की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन जो परसेप्शन है, जो राजनीतिक डिस्कोर्स है, वो नहीं बदलेगा जब तक कि आप बीजेपी को गुजरात में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, यूपी में, इन राज्य वेस्टर्न और नॉर्दर्न इंडिया में जो करीब 300 सीटें हैं, इन 300 सीटों में जब तक कांग्रेस, एसपी, आरजेडी, एनसीपी, ये जो 4 दल हैं, ये मेन लोग हैं। 2014 के बाद इन सभी दलों की, सिर्फ कांग्रेस की नहीं, आरजेडी के पिछली बार 0 सांसद आए, सपा के 14 में 5 थे, 19 में भी 5 हैं, यही हाल कमोबेश एनसीपी का है। तो जब तक कांग्रेस प्लस ये 3 पार्टियों का स्ट्राइक रेट एटलीस्ट 20-25% नहीं होगा, तब तक आपको ऑपोजिशन का रिवाइवल नहीं दिखेगा। ठीक है सर, बिहार से शुरू कर लेती हूँ। इन्हीं चारों राज्यों पर जरा बात कर लेंगे। अब बिहार के अंदर जब तक नीतीश कुमार आरजेडी, महागठबंधन, इंडिया गठबंधन में थे, तब तक ये माना जा रहा था कि बीजेपी को 24 में नुकसान होगा 2019 के मुकाबले। हालांकि अभी आपने कहा कि बीजेपी को 1 सीट का फायदा नहीं होगा नीतीश कुमार के साथ आने। नीतीश कुमार के साथ आने से बीजेपी पार्टी को यहाँ नुकसान होगा। तो एनडीए इसलिए नुकसान होगा कि नीतीश कुमार का अपना कोई वोट बैंक यहाँ बचा नहीं है, खासकर लोकसभा के चुनाव के नजरिए से। नीतीश कुमार के साथ आने से नुकसान बीजेपी को यह है कि अब वो ज़्यादा सीट लड़ नहीं सकते हैं। पिछली बार 2019 में बीजेपी एनडीए अलायंस यहाँ 39 सीट जीती 40 में, लेकिन उस 39 में बीजेपी सिर्फ 17 जीती, क्योंकि वो लड़े ही 17 थे। अगर बीजेपी बिना नीतीश के लड़ती तो शायद 30 सीट के आसपास लड़ते, और उसमें अगर वो 20 भी जीतते तो भी उनकी टैली पीछे बार से बढ़ती। अब वो उतनी सीट लड़ेंगे नहीं, तो नेट या तो 2-4-5 सीट का फायदा होगा या नुकसान होगा। लेकिन एनडीए को यहाँ पहले भी बहुत बड़ी बढ़त थी बिहार में, और नीतीश कुमार के आने के बाद से वो बढ़त थोड़ी और 1-2% से और मजबूत हुई होगी। लेकिन नीतीश कुमार के आने से एनडीए की ताकत बिहार में बढ़ गई है, ऐसा जो लोग दिल्ली में बैठ के एनालिसिस कर रहे हैं, उनको बिहार की पॉलिटिक्स का जमीनी हकीकत का कोई जानकारी नहीं है। लेकिन वो जो मोदी और अमित शाह की जोड़ी एक सीट पर फोकस करती है, जो आपने कहा कि बहुत फोकस्ड है, तो नीतीश कुमार को एनडीए के पाले में लाकर बिहार 40 लोकसभा सीटें, 40 में से 40 स्ट्राइक रेट का इंतजाम तो किया नहीं। वो उनको मालूम था कि यहाँ पर हम जीत रहे हैं। नीतीश कुमार को वो सीट के लिए लेकर नहीं आए हैं। फिर नीतीश कुमार को वो साइकोलॉजिकल उस लड़ाई को जीतने के लिए लेकर आए हैं कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन बना रहे थे, उसके अगुआ थे, प्रधानमंत्री का चेहरा बन रहे थे विपक्ष के, तो उसी को तोड़ के ला दो। तो एक झटके में जो साइकोलॉजिकल झटका दिया बीजेपी ने, उसके लिए दिया। उनको इलेक्टोरल यहाँ कोई फायदा नहीं है, उनको तो इलेक्टोरल नुकसान है इसका। लेकिन इट इज लाइक, अंग्रेजी में एक फ्रेज है, लूजिंग द बैटल टू विन द वॉर। ये बिहार में थोड़ा नुकसान सह लो 5 सीट का, लेकिन जो इंडिया अलायंस की कहानी बनने या बनाने की कोशिश की जा रही थी, उसको जड़ से ही खत्म कर दो। इसलिए नीतीश को लेकर आए हैं। वो लोग ऐसे लोग नहीं है कि उनको आंकड़े, सर्वे सब उनके पास होते हैं। उनको मालूम है कि भैया बीजेपी नीतीश के भरोसे बिहार जीत रही है या सीट बढ़ा रही है, ऐसी बात नहीं है। नीतीश के आने से बीजेपी को फायदा नहीं है, नीतीश के विपक्ष के छोड़ने से विपक्ष को, इंडिया अलायंस को बहुत बड़ा नुकसान, साइकोलॉजिकल नुकसान हुआ। तो साइकोलॉजिकल नुकसान 24 के लिहाज से बीजेपी ने, आप कह रहे हैं, इंडिया गठबंधन को पहुंचा दिया। तो इस सब के बीच नीतीश कुमार और या फिर कहा जाए पूरी की पूरी जेडीयू, उसका सियासी भविष्य कितना लंबा देख रहे हैं? वो तो पहले भी खत्म था, आज भी खत्म है। देखिए, मैं पिछले 7-8 महीने से रोज कैमरे पे कह रहा हूं कि नीतीश कुमार अगर महागठबंधन में चुनाव लड़ेंगे तो उनको 5 सीट भी नहीं आएगा। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार, उनके पार्टी, उनके नेता भी ये समझ रहे थे, इसीलिए चुनाव छोड़कर भागे। अब एक ही परिस्थिति में वो महागठबंधन में रहते, वो रिस्क तब लेते जब वो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के अगर चेहरा हो जाते, तो बिहार में एक माहौल बनाया जा सकता था कि बिहार का कोई आदमी प्रधानमंत्री का चेहरा है, इसलिए उनको सीट मिल सकती थी। वो हुआ नहीं। तो ये कॉमन पॉलिटिकल सेंस है कि भैया अगर हम चुनाव लड़ेंगे महागठबंधन में और हमारे 5 सीट भी नहीं आएगा, तो उसके बाद तो पार्टी टूट जाएगी, सीएम पद से भी इस्तीफा देना पड़ेगा, पार्टी भी जाएगी। तो उससे अच्छा है कि अभी ये खून का घूंट पी लो, ह्यूमिलेशन सह लो, अभी भाजपा में चल लो, कम से कम पार्टी बच जाएगी। लेकिन जैसे ही लोकसभा जीत कर वो आएंगे तो अब दूसरी परेशानी शुरू होगी। वो परेशानी शुरू होगी कि भाजपा की इतनी ताकत होगी, भाजपा वाले इनको क्यों अपने कंधे पे उठा के घूमेंगे। तो इनको
किसी न किसी तरीके से यहाँ से और कट टू साइज किया जाएगा। और जदयू एज ए राजनीतिक पार्टी का अब कोई भविष्य नहीं बचा हुआ है। जितने दिन नीतीश कुमार को भाजपा अपने मर्जी पर मुख्यमंत्री रखती है उतने दिन हैं। जिस दिन वो मुख्यमंत्री हटे तो पार्टी तो पहले ही नीचे खत्म है। कई बार प्रशांत किशोर को ऐसा महसूस होता है क्या, मैं यहाँ आज सुबह जब आई हूँ आपसे इंटरव्यू करने के लिए, आप जितनी मेहनत जनस्वराज को लेकर कर रहे हैं, कि वहाँ नीतीश कुमार ने जेडीयू में जिस तरीके से आपको जगह दी थी, एक परसेप्शन था कि आप ही उत्तराधिकारी हैं, तो वो बनी बनाई पार्टी आपको मिल जाती। नहीं, मैं जीवन में कभी शॉर्टकट में यकीन नहीं रखता हूँ। मैंने जीवन में एक दो जगह जहाँ कहीं भी शॉर्टकट लेने का प्रयास किया मुझे झटका ही लगा है। तो मेरे दिमाग में ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार ने पहले दिया था, वो आज भी मैं जाऊं आज भी मुझे रख लेंगे। ये अभियान शुरू करने से पहले भी मेरी मुलाकात हुई, मैंने ट्विटर पे ट्वीट किया हुआ है कि उन्होंने ऑफर भी दिया, बताया, समझाया। मैंने कहा कि मैं अब वो काम नहीं करना चाहता हूं। और नीतीश कुमार अकेले व्यक्ति नहीं जो अपने दल में लाकर मुझे जगह देना चाहते हैं। मैंने देश में जिन दलों के साथ भी काम किया, ज़्यादातर दल यही चाहते हैं कि भाई आप हमारे दल में रहिए, राज्यसभा चले जाइए, पार्टी की जिम्मेवारी ले लीजिए। नेता तो यही चाहेगा भाई मैं उसकी पार्टी को बढ़ाऊं। लोग और दूसरे दल के नेता क्या चाहते हैं वो मेरी प्राथमिकता नहीं। मेरी प्राथमिकता मेरी अपनी सोच क्या है, मैं क्या करना चाहता हूं जीवन में। मैं अपने जीवन में 10 साल मैंने उस काम को किया, मेरी अपनी पहचान समझ एक बनाई। अब उस समझ उस पहचान को लेकर मैं बिहार के लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूं। मेरे जीवन की वो प्राथमिकता है, आपकी नहीं। ये खुद लीड लेना चाहती है, लोगों का ऐसे कहते भाई अरे पहले दूसरे को जिताते थे अपने जीतना चाहते थे, ये भ्रम है आपका। मैं काम वही कर रहा हूं जो पहले कर रहा था। मैं पहले नेताओं को, दलों को समझाता था उनको कैसे बेहतर अपने संगठन को बना सकते हैं, कैसे अपनी नैरेटिव बना सकते हैं, कैसे जनता के बीच जा सकते हैं, कैसे चुनाव लड़ जीत सकते हैं। यही काम मैं आज भी कर रहा हूं, सिर्फ दलों और नेताओं को नहीं, अब मैं बिहार की जनता को ये समझा रहा हूं। तो कैनवस बड़ा हो गया है, और चूंकि कैनवस बड़ा और नया है तो ये आपको थोड़ा केयोटिक दिख रहा है, आपको लग रहा है ये साथ में आएगा कैसे। लेकिन मैं बिल्कुल देख रहा हूं अपने 18 महीने के अनुभव से कि इसको किया जा सकता है। गांव गांव में जो सलाह मैं नीतीश कुमार को दूं, ममता बनर्जी को दूं, जगन मोहन रेड्डी को दूं, वो सलाह मैं गांव में जब लोगों को दे रहा हूं तो उसमें वो लोग हैं जिनको कि ये सलाह के जरिए एक साथ लाया जा सकता है, एक नया विकल्प, नई व्यवस्था बनाई जा सकती है। अब मैं महाराष्ट्र की तरफ आती हूँ। आपने एनसीपी का भी जिक्र किया। महाराष्ट्र, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा जिसके बारे में कुछ आप अनुमान लगा ना पाए उस तरीके का एक राज्य बनकर उभरा है? क्योंकि वहां पर जो इंडिया गठबंधन वाले दल हैं वो दो फाड़ हो चुके हैं, एनडीए का बिल्कुल शक्ल बदली हुई है, महाविकास अघाड़ी की शक्ल बदली हुई है। क्या देखिए, महाराष्ट्र की जो स्थिति है, मैं कोई महाराष्ट्र का या किसी भी राज्य का एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं तो ऐसे बैठ के आपसे चर्चा कर रहा हूं। महाराष्ट्र की जो पॉलिटिकल सिचुएशन वो इतना मेस है कि उस पर किसी भी तरह की कोई टीका टिप्पणी करना ही बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इंडिया अलायंस के लिए अगर एक कोई फर्टाइल ग्राउंड था वो था महाराष्ट्र। और कहीं ना कहीं बीजेपी भी इस बात को समझती है, बिल्कुल सबसे फर्टाइल ग्राउंड महाराष्ट्र था। और बीजेपी को इसकी भनक, इसकी खबर, इसकी जानकारी है। इसीलिए आप अगर पिछले 1 साल में प्रधानमंत्री के दौरे अगर देखें, नॉन पॉलिटिकल दौरे, तो सबसे ज्यादा दौरे उन्होंने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में किए। ये दौरे ऐसे नहीं बनाते, ये लोग तो रोज आंकड़े देख रहे हैं, फीडबैक उनको आ रहा है, उसके आधार पे कर रहे हैं। कहीं ना कहीं भाजपा को भी इस बात का एहसास रहा है कि महाराष्ट्र में स्थिति गड़बड़ हो सकती है। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से महाराष्ट्र को एक्सप्लॉइट कर सकता था पॉलिटिकली अपने फेवर में, मुझे नहीं लगता है कि वो आज इस स्थिति में है कि वो उसको एक्सप्लॉइट कर पाए। और इसका मतलब ये नहीं है कि ये तोड़ फोड़ की मैं बात कर रहा हूँ। ओवरऑल जो पब्लिक सेंटिमेंट है, जो एक सिंपैथी थी, जो एक ग्रास रूट पर आयुड से उथल पुथल थी, उसका फायदा विपक्ष उठा सकता था। आज वो कितना उठा पाएगा मुझे उसको लेकर डाउट है। अगर मैं इंडिया अलायंस को एडवाइस कर रहा होता हाइपोथेटिकली, जो थैंकफुली मैं नहीं कर रहा हूं, तो मैं उनको कहता महाराष्ट्र इज द लो हैंगिंग फ्रूट जहां पर बड़ी सफलता मिल सकती है। अगर वो प्रयास आज से 6 महीना साल भर पहले किया गया होता तो महाराष्ट्र वो स्टेट है जहां बीजेपी को बैकफुट पर डाला जा सकता था। बिहार वो जगह नहीं थी, महाराष्ट्र वो जगह थी। और एरिथमेटिक हिसाब से अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र के अंदर तो नंबर गेम, वो जिस तरीके से पार्टियों में तोड़फोड़ हुई है, उसी का सबसे बड़ा खमियाजा लगता है ना इंडिया गठबंधन के लिए। देखिए, पार्टी नेता के इधर उधर जाने से वोटर थोड़ी ना जाता है। वो तो विधायक भागेंगे, एमपी भागेंगे, कुछ काडर इधर उधर होता है, उसका कुछ असर हो सकता है परसेप्शनल या अदरवाइज, उससे कोई फर्क नहीं है। वो तो
शरद पवार जी एक यूनिक पॉलिटिशियन हैं, उन पर मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैं एक ही बात कह सकता हूं कि इंडिया अलायंस अगर बीजेपी के हिसाब से देखें तो एक प्रॉब्लमेटिक स्टेट जो उनके लिए था वो महाराष्ट्र था, और धीरे धीरे महाराष्ट्र को उन्होंने रिकूप किया है। और उसको अदर वे कहें तो इंडिया अलायंस के पास जो अपॉर्चुनिटी थी महाराष्ट्र में, कहीं ना कहीं दे हैव अलाउड इट टू स्लिप अवे। दूसरा स्टेट मैं कर्नाटक मानता हूं जहां कांग्रेस कुड हैव कंसोलिडेटेड इन ए बिग वे, वो भी मुझे लग रहा है कि नाउ बीजेपी इज फाइटिंग बैक। तीसरा स्टेट में वेस्ट बंगाल मानता हूं जहां बीजेपी वाज डाउन इन डंप्स, दे हैव बीन अलाउड टू कम बैक। और मुझे लग रहा है कि इन तीनों स्टेट जो बड़े राज्य हैं, इन 3 बड़े राज्यों में, और अगर विधानसभा के नजरिए से देखूं तो मध्य प्रदेश वो राज्य था जहां बीजेपी बैकफुट पर थी कर्नाटक के बाद, वहां पर कांग्रेस हैज अलाउड बीजेपी टू कम बैक। नहीं तो बंगाल के अंदर अगर ममता कांग्रेस और लेफ्ट के साथ आ जाती तो वो बीजेपी को कंटेन किया जा सकता था। पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था, हाँ। उसमें तो लेफ्ट और कांग्रेस दीदी के साथ नहीं थे, अलग थे। फिर भी भाजपा को 77 पर उतार दिया गया। सिर्फ अलायंस कर लेने मात्र से, नेताओं के साथ में आने से कोई चुनाव जीत हार नहीं होती है, वो तो एक पहलू है सिर्फ। मैं ये कह रहा हूं कि बंगाल में बीजेपी वाज डेसिमेटेड बिलो 10, बीजेपी हैज मेड ए कमबैक, इज मेकिंग ए कमबैक और अपियरिंग टू बी मेकिंग ए कमबैक। इन महाराष्ट्र बीजेपी वाज इन बैकफुट, इंडिया अलायंस for the lack of their effort and strategy again has allowed that gain to go away। और कर्नाटका जहां बीजेपी एकदम बैकफुट पर चली गई थी, कांग्रेस को लीड था, वहां पर भी मुझे लग रहा है कि बीजेपी इज गोइंग टू मेक एन स्टनिंग कमबैक। और ये तीनों चारों स्टेट में जो कमबैक है, इसी वजह से आप देख रहे हैं कि फिर से जो चैटर है कि 330 350 ये सब जो बातें हो रही हैं, वो बीजेपी वाले इसलिए कर पा रहे हैं कि इन 3-4 राज्यों में जहां उनको परेशानी थी, वहां पर या तो उन्होंने अपने प्रयास से स्थिति बेहतर की, या ऑपोजिशन के लैक ऑफ एफर्ट से वो एडवांटेज जो था वो उनके हाथ से निकल गया। जाते हुए नजर आ रहा है। अब एक और चीज जो अभी पिछले दिनों हमने देखी, आप कर्नाटक का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, वो बात ये निकल कर आई सियासी पसंद के तौर पर देश में एक नॉर्थ साउथ डिवाइड की, तो मतलब कर्नाटक के जरिए बीजेपी उसको पार्ट लेगी इस बार 2024 नहीं, ये देखिए बड़ा सिंपलिस्टिक टीवी स्टूडियो में बैठ के लोग कहे नॉर्थ साउथ डिवाइड, ऐसा मैं देखता नहीं हूँ। इंडिया में एक डिवाइड इलेक्टोरली, आई एम अंडरलाइनिंग इलेक्टोरली, उसको किसी दूसरे क्षेत्र में ना करें, वो है ईस्ट साउथ और नॉर्थ वेस्ट। ईस्ट साउथ और नॉर्थ वेस्ट। और ईस्ट वेस्ट, ईस्ट साउथ का मतलब है आप बिहार से शुरू कीजिए, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ये जो 220 सीटें हैं, यहां पर भाजपा की 50 से कम सीटें रही हैं। 150 से ज्यादा सीट विपक्षी दलों के पास रही है, या उन दलों के पास रही है जो बीजेपी नहीं है, एनडीए का हिस्सा फॉर्मली नहीं है, चाहे वो नवीन पटनायक हो, जगनमोहन रेड्डी हो, फॉर्मली एनडीए के हिस्सा नहीं रहे। तो ये 150 एमपी जीते हुए हैं जो नॉन बीजेपी नॉन एनडीए हैं। इनकी वैल्यू इसलिए नहीं है पॉलिटिकली क्योंकि जो बाकी के 300 बच गए नॉर्थ और वेस्ट में, जहां बीजेपी इज फाइटिंग विथ कांग्रेस, एनसीपी, एसपी एंड आरजेडी, इन 300 में बीजेपी 80% सीट जीत गई। तो जब तक आप नॉर्थ और वेस्ट में बीजेपी को, अगर आप बीजेपी को नॉर्थ और साउथ में समझो, नॉर्थ और वेस्ट में अगर आपने 80 सीट में हरा दिया, तो ये 80 और बाकी के जो 150 हैं वो मिलकर 230 240 हो सकते हैं। नॉर्थ साउथ का डिवाइड इसलिए नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कर्नाटक में बीजेपी जीती हुई है 100% लोकसभा की सीट, तो नॉर्थ साउथ का डिवाइड कहाँ है? ये आपने बहुत अच्छा बताया, ईस्ट साउथ और नॉर्थ और वेस्ट वाला जो डिवाइड आपने बताया, ये जो है ना, अगर आपको बीजेपी को हराना है तो पूरी ताकत आपको लगानी है वेस्ट और नॉर्थ में 75 से 80 सीट जीत जाओ। ईस्ट और साउथ में बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, वो 50 का 60 कर लेगी, 65 कर लेगी, वो 220 में 200 नहीं जीत सकते। तो आपके पास 150 कैप्टिव सीट है। अब कोई ये आर्गुमेंट दे सकता है भाई ये तो जीते हुए हैं लेकिन जगनमोहन रेड्डी तो नहीं है साथ में। अगर वैसा फॉर्मेशन कोई आएगा तो ये जो पार्टियां हैं बीजेडी, वाईएसआरसीपी, टीडीपी, ये सब आपको उस साइड बीजेपी के अगेंस्ट आ सकती हैं। अगर वो फॉर्मेशन, अगर आप नॉर्थ वेस्ट में 100-125 सीट जीत जाओगे तो ये लोग 150 उधर जुड़ जाएंगे, 270 के आसपास आप पहुंच सकते हो। कम से कम बराबरी का मुकाबला हो सकता है। तो स्ट्रैटेजी शॉर्ट टर्म में ये होनी चाहिए थी कांग्रेस की कि हम 100-125 सीट नॉर्थ और वेस्ट में जीते, ईस्ट और साउथ में जो पार्टियां बीजेपी से लड़ रही हैं उनकी हम सपोर्ट करें ताकि वो अपना ग्राउंड होल्ड करें,
250-60 के रेंज में पहुंच जाएंगे तो एटलीस्ट बीजेपी वुड नॉट हैव ए रन अवे 300, 350, 400। लेकिन वैसी दिख नहीं रही है स्ट्रेटेजी। अब बिल्कुल नहीं दिख रही, इसलिए कि अब वो रीजनल पार्टी से ही लड़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने जगन मोहन का नाम जैसे आप लड़ रहे हैं, आपको आपकी लड़ाई है नॉर्थ और वेस्ट में, और आप पदयात्रा कर रहे हैं मणिपुर में, सही बात, नागालैंड में, सही। तो भाई लड़ाई लगी है पाकिस्तान से राजस्थान बॉर्डर पे, और आप सेना भेज रहे हो अरुणाचल प्रदेश में। हाँ जी। तो ये फिर वही कॉमन सेंस की बात है। भाई आपकी लड़ाई उत्तर प्रदेश में है, आपकी लड़ाई बिहार में है, तो आप बिहार में 2 दिन हो और नागालैंड में 4 दिन हो। वही गलत अपने लिए लड़ाइयां चुन रही है कांग्रेस पार्टी। इधर टीएमसी के साथ मोर्चा खोलना, समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन के साथ उन्होंने कोई मोर्चा नहीं खोला हुआ है, मतलब साथ भाई। और अगर वो मोर्चा खोलें या मोर्चा में शामिल हो जाए, मैं आपको बात बता रहा हूँ, उसका कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस टीएमसी साथ में आ जाए तो बंगाल में बीजेपी 0 पे आ जाए या 5 पे आ जाए। वहां पर लड़ाई बीजेपी वर्सेस टीएमसी है, और बीजेपी टीएमसी का जब तक परसेप्शन, गवर्नेंस और पॉलिटिकल मैनेजमेंट ठीक रहेगा तब तक बीजेपी रुकी रहेगी। विधानसभा में वो दिखा। अगर उस पर चोट लगेगी तो आप कोई अलायंस बना दो, बीजेपी वहां बड़ा अच्छा प्रदर्शन करके लाएगी। जो मुझे दिख रहा है, मैं पिछले 2-3-4 महीनों से जो मैं फील कर रहा हूं कि बीजेपी इज ऑन इट्स कमबैक इन बंगाल। और आप देखिएगा चुनाव के बाद, क्योंकि मैं ज्यादातर विशेषज्ञों को और वो सर्वे देख रहा हूं कि भाई बीजेपी तो बंगाल में खत्म है, they are making a big mistake. BJP is going to make a roaring comeback in Bengal. 2019 की तरह, या आपको लग रहा है उससे भी बेहतर जा सकता है मामला? मैं नंबर तो कभी गेस करता नहीं, मैं ये डायरेक्शनली बता रहा हूं कि they were down in dumps in 2021. 2 साल की लड़ाई के बाद उनको हरा दिया गया था, but now they have made a comeback and they are on their way to recover a lot of ground. और 24 चुनाव में आपको क्या लगता है? उत्तर प्रदेश कांग्रेस की तो वैसे ही कोई जमीन नहीं बची थी। गांधी परिवार जो 2 सीटों पर क्लेम रखता था, जिसमें से एक पिछली बार हार ही गए थे, अब वो रायबरेली से सोनिया गांधी भी कह रही हैं कि वो तो चुनाव नहीं लड़ेंगी, राज्यसभा जाएगी। ये तो उनका इंटरनल मैटर है, कौन लड़ेगा नहीं पर लड़ेगा। आपको लगता है कि गांधी परिवार को स्टेक रखना चाहिए वहां पर? देखिए क्या है, अगर पूरा जहाज डूब रहा है, उसके आप एक केबिन में बैठ जाएं तो, और पूरा जहाज डूब रहा है, तो आज नहीं तो कल वो केबिन भी डूबेगा। आप अपर डेक में बैठे हैं तो थोड़ा लेट से डूबिएगा, जो नीचे वाले डेक में हो पहले पानी उसको डुबा देगा, लेकिन डूबना तो सबको है। तो अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जहाज डूब रही है, तो चाहे जैसे अमेठी का किला ढह गया, वैसे रायबरेली भी ढह जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजिकली राइट अप्रोच नहीं है कि मैं अपना रायबरेली बचा लूं, अमेठी, क्योंकि आप नहीं बचा सकते। जब जहाज डूबेगा तो आपका केबिन कैसे बचेगा? वो भी डूब जाएगा। तो मतलब आपको लगता है कि ये पूरी की पूरी नाकामी एक तरीके से विपक्ष की है, जिसकी वजह नहीं, मैं ये शब्द नहीं कह रहा हूँ, ये शब्द आपके हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि ऑपोजिशन हैज नॉट बीन एबल टू कैपिटलाइज ऑन द अपॉर्चुनिटीज और द डिसेंट विच इज देयर ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर डिस्कंटेंट है, नाराजगी है, लेकिन ऑपोजिशन प्राइमरली लेड बाय कांग्रेस, वो उस डिस्कंटेंट को, नाराजगी को इलेक्टोरल सपोर्ट में और वोट में कन्वर्ट कराते हुए नहीं दिख रहे हैं। अच्छा, मैं यही कहूंगी ना कि विपक्ष की नाकामी गिनी जाएगी है कि जमीन पर इतने सारे मुद्दे हैं, जमीन पर डिस्कंटेंट है, जो आप खुद कह रहे हैं। लेकिन मैं नहीं कह रहा, तो आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन उसको भुना नहीं पा रहे। सरकार का एक आंकड़ा आया है, मैं आपको बता दूं, जो लोग बता रहे भाई देश में बड़ी तरक्की हो गई, आर्थिक रूप से लोग बड़ा खुश हैं। 5,000 से कम आमदनी वाले 60% से ज्यादा लोगों ने कहा सरकार के आंकड़े में कि उनकी आर्थिक, सामाजिक, उनकी वेलबींग पिछले 10 साल में खराब हुई है। और इस देश में ज्यादा संख्या किसकी है? 5,000 से कम कमाने वालों की है। तो जो बहुसंख्यक समाज है आर्थिक नजरिए से, वो तो सरकार की नीतियों से उसको उस तरह का फायदा नहीं हुआ है, या उस तरह की उसकी खुशी नहीं जैसा सरकार दावा कर रही है। लेकिन मान लीजिए कि खेत में फसल लगी हुई है और आपको भूख लगा है, आपको खाना खाना है, खेत में धान लगा है, तो धान खेत में होने से आपका पेट तो भरेगा नहीं, आपको धान को काट कर लाना पड़ेगा, उसको चावल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, चावल को पकाना पड़ेगा, तब तो खाओगे। तो ऐसा नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है। इनकम्बेंसी तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि एक बहुत बड़ा वर्ग है समाज का जो सरकार से, सरकार के कार्यशैली से, सरकार के काम से, उनके डिलीवरी से खुश नहीं है। लेकिन उनको वो विकल्प नहीं दिख रहा है कि वो कहाँ जाएं, किसके साथ जाएं, ताकि वो एक मजबूत आवाज, मजबूत
चुनौती के तौर पर भाजपा को हरा सके। तो इस सब के बीच सारी की सारी नाकामी फिर तो विपक्ष की नजर आती है यहाँ पर कि वो विकल्प नहीं बन पा रहा है। ऐसे में जो मोदी सरकार राममय माहौल, लाभार्थी और मोदी की गारंटी का जिक्र करती है, फिर मतलब वो सब निगेट कर दिया आपने। नहीं, मैंने निगेट नहीं किया। हाँ। जो बीजेपी को मान लीजिए कि 35 लोग खुश हैं, वो क्यों खुश हैं? वो हिंदुत्व की वजह से खुश हैं, वो राष्ट्रवाद के नाम पर खुश हैं, वो राम मंदिर के लिए खुश हैं, वो लाभार्थी हैं इसलिए खुश हैं। तो जो लेकिन वो सारी चीज को मिलाकर 35 लोग ही खुश हैं, बाकी 65 लोग हैं जो अन्य विषयों से नहीं खुश हैं। तो उन 35 का उनको फायदा है, लेकिन एक बड़ा फायदा यह है कि जो 65 उनसे नाराज है उसको कोई गैल्वेनाइज नहीं कर पा रहा है, उसको कोई एक साथ लेकर नहीं आ पा रहा है। गैल्वेनाइज करने के लिए बेहतर तरीका हो सकता था चेहरा दिया जाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष की तरफ से। देखिए, नैरेटिव थ्रोज द फेस, नॉट द अदर वे अराउंड। ये मीडिया बहुत बड़ी गलती करता है कि चेहरा हो जाएगा तो उससे, भाई चेहरे जो है, पहले नैरेटिव यूपीए के खिलाफ बना, पहले पॉलिसी पैरालिसिस की बात शुरू हुई, पहले करप्शन की यूपीए में बात शुरू हुई, तब फिर भाजपा और भाजपा में मोदी आए। मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। कई बार लोग कहते हैं भाई सारे दल साथ में आए 77 में और इंदिरा जी को हरा दिया। ये बिल्कुल आधा सच है। सारे दल साथ आए उससे पहले इंदिरा जी का इमरजेंसी है, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन है, पूरे देश में वो माहौल बना वंशवाद के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ। उस मुद्दे, उस नैरेटिव पर सारे दल जब साथ में आए तब उनको सफलता मिली। अगर हमको कोई 1975 में हम लोग ये बात कर रहे होते और कोई कहता भाई मोदी के इंदिरा जी के सामने कौन चेहरा होगा, तो आपको लगता है कि दुनिया में कोई बता सकता था कि जेपी वो चेहरा हो सकते हैं? कोई नहीं बता सकता। वो जब आंदोलन हुआ, नैरेटिव हुआ, तो उससे चेहरा जेपी का निकल कर आया, जिसने इंदिरा जी जैसी बड़ी लीडर के खिलाफ देश में माहौल बनाया, उनको हरा दिया। आप अगला एग्जाम्पल 85-86 का देख लो। राजीव जी की 400 से ज्यादा एमपी की सरकार, सांसदों की सरकार। कोई ये कह सकता था कि बीपी सिंह कोई उनका मंत्री है जो चेहरा बन जाएगा? पहले बीपी सिंह आए, बोफोर्स भ्रष्टाचार मुद्दा बना, उस मुद्दे ने बीपी सिंह और पूरे जन मोर्चा और जनता दल सारे लोगों को इकट्ठा किया, तब उसको सफलता मिली। जब नैरेटिव बनेगा, जमीन पर आंदोलन होगा, तो आंदोलनों में, नैरेटिव में वो ताकत है, वो चेहरा अपने आप बाहर निकल जाए। अन्ना का आंदोलन हुआ तो उससे अरविंद केजरीवाल दिख गए। ऐसा नहीं हुआ कि अरविंद केजरीवाल पहले चेहरा बने तब अन्ना का आंदोलन हुआ। पहले नैरेटिव की जरूरत है, पहले नैरेटिव की जरूरत है कि जनता के मुद्दों पर अगर एक बार नैरेटिव बन जाए, आंदोलन हो जाए। इसीलिए डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जो सत्ता में बैठा है वो हमेशा डरा रहता है। इसलिए डरा रहता है, जो समझदार सत्ता चलाने वाले लोग हैं वो डर के रहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि कब कौन मुद्दे पर हंगामा शुरू हो जाए और उस हंगामे से कौन लड़का खड़ा हो जाए, कौन व्यक्ति, कौन महिला खड़ी हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। अभी महाराष्ट्र में आपने देखा, जो लड़का मराठा आरक्षण की बात कर रहा है, क्या उसके बारे में कोई कह सकता था कि कौन लड़का है जो ये इसका चेहरा बन जाएगा? 2017 में कोई हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश को कोई जानता था? नीचे नैरेटिव बना, फिर आपको पता चला अच्छा है कौन लीड कर रहा है, ये तो हार्दिक पटेल लीड कर रहे हैं। केसीआर तेलंगाना लीड, जब तेलंगाना का मुद्दा बना तब तो केसीआर का पहले नैरेटिव, फिर नैरेटिव से निकलेगा चेहरा। तो अभी ये जो किसान आंदोलन है, क्या ये नैरेटिव बन सकता है? वैसे तो 24 बिल्कुल सामने है। चुनाव, दो बातें हैं इसमें, दो मतलब सरकार को मैं ये कहूंगा कि फायदा ये है कि एक तो ये चुनाव बहुत करीब आ गया है, और दूसरा अभी भी ये जो किसान आंदोलन है ये लार्जली हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी तक लिमिटेड है। बंगाल के किसान, महाराष्ट्र के किसान, बिहार के किसान, उड़ीसा के किसान इसमें पूरी ताकत से नहीं जुड़े हैं। लेकिन अगर वो जुड़ जाएं और ये देशव्यापी किसान का मुद्दा हो जाए तो बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। और आप ये देख रहे हैं कि पिछली बार सरकार ने महीनों लिए थे बात करने में, इस बार जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ है, हर दिन सरकार के मंत्री बैठ रहे हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है, मैंने जो आपको बात बताई कि जो अनुभवी लोग सत्ता में बैठे हैं उनको मालूम है कि इस तरह के मुद्दे को बड़ा बनते देरी नहीं लगता है। इसलिए वो आप देख रहे हैं कि सरकार रोज बैठ रही है, सरकार के मंत्री बैठ रहे हैं, कोशिश की जा रही है। ये मुद्दा हो सकता है, लेकिन आज सरकार के पक्ष में इतनी ही बात है कि ये मुद्दा अभी भी हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ ज्यादा लग रहा है, और चुनाव बहुत करीब है, तो शायद इतना समय नहीं है कि ये पूरा मुद्दा हो जाए। लेकिन ये मुद्दा मरेगा नहीं। मैं आपको फिर एक पीछे का उदाहरण दे देता हूं। बहुत कम लोगों को याद है कि जो 2G का मामला है वो यूपीए 2 में नहीं, यूपीए 1 के अंतिम के वर्षों में शुरू हुआ था। और जब यूपीए 2 बना और राजा जी को फिर से मंत्री बना दिया गया, तब उसने फिर उफान पकड़ा और 2 बरस के बाद अन्ना आंदोलन में वो बड़ा मुद्दा बना।
तो ये किसानों का जो डिस्कंटेंट है, ये मुद्दा खत्म नहीं होने वाला है। किस फॉर्म में ये आगे जाएगा वो तो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये रहेगा मुद्दा, क्योंकि नीचे में जो बार बार मैं कह रहा हूं, रूरल डिस्ट्रेस है, किसानों की परेशानी है, जो गरीब तबका है, जिसको आप लोअर 2 क्वांटाइल कह लें, जो 50% आबादी इकोनॉमिक नजरिए, आर्थिक नजरिए से, उसकी स्थिति बेहतर नहीं हो रही है, और वो बहुत बड़ी संख्या है। चलते चलते अब एक पर्सनल सा क्वेश्चन, अभी आपकी अपनी चुनावी पार्टी तो है नहीं, तो एज अ वोटर प्रशांत किशोर की प्रेफरेंस क्या है? एज अ वोटर प्रशांत किशोर देश के प्रधानमंत्री के तौर पर किसको देखना चाहते हैं? देखिए, संविधान और लोकतंत्र बनाने वालों ने बहुत सोच समझ के वोटिंग को सीक्रेट रखा है। प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? मैं इसीलिए तो आपको कह रहा हूं, इसीलिए तो सीक्रेट, प्रधानमंत्री उसको देखना चाहते हैं जो देश जिसको वोट करे, लेकिन और प्रधानमंत्री उसको देखना चाहता हूं जो देश को साथ में लेकर आगे बढ़ाए, नागरिक होने के नाते। लेकिन मैं किसको वोट दूंगा अगर मैं वो टीवी पे बता दूं तो फिर तो सीक्रेट। प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? इसीलिए भाई, जिसको वोट दूंगा उसी को प्रधानमंत्री देखना चाहूंगा, उसी दल को देखना चाहूंगा, लेकिन वो सीक्रेट ही रहे तो बेहतर है, क्योंकि उसको अगर आप टीवी पर बताने लगेंगे। नहीं, सभाओं में लोगों को गाइड कर रहे हैं कि 24 चुनाव में किसको चुने? नहीं, मैं यहाँ लोगों को गाइड कर रहे हैं, लोगों को हम ये बता रहे हैं कि वोट जिसको देना है दो, लेकिन एक बार वोट अपने और अपने बच्चों के लिए दो, देश के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, राज्य के लिए नहीं, विचारधारा के लिए नहीं। कम से कम बिहार के नजरिए से मैं ये बोल रहा हूँ कि हम लोग देश की चिंता थोड़े दिन के लिए छोड़ दें, हम लोग राज्य विचारधारा की चिंता छोड़ दें, जाति धर्म विचार सबका छोड़ दें, भारत पाकिस्तान चाइना को एक बार देश को निपटने दें, एक बार बिहार में अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। यही सलाह मैं गांव-गांव जाकर लोगों को दे रहा हूं, और आप मेरा कहीं भी भाषण उठाकर देख लीजिए, मैं लोगों को ये कह रहा हूं, वोट जिसको भी देना है दो बात का ध्यान रखो कि वोट अपने और अपने बच्चों के लिए दो, और मुफ्त में वोट किसी को मत दो। अपने जात वाले को भी देना चाहते हो दो, लेकिन मुफ्त में वोट मत दो। मुफ्त में वोट मत दो मतलब आपके जात वाला है, उसने कुछ नहीं किया फिर भी आप उसको वोट दे रहे हैं। आपके धर्म वाला है, आपके बच्चे के लिए कुछ नहीं किया फिर भी वोट दे रहा है। मैं लोगों को यह बताता हूं कि आप अनाज उपजाते हैं, धान गेहूं बेचते हैं, अपने जात वाले को बेचते हैं, अपने धर्म वाले को बेचते हैं, उससे भी पैसा लेते हैं। आप दूध दही बेचते हो, कपड़ा बेचते हो, उसका पैसा अपने जात वाले से लेते हो, 1-2% डिस्काउंट दे दोगे, यही तो करोगे, फ्री में तो नहीं दोगे। तो अगर आप 50 रुपए का दूध अपने जात वाले को 50 रुपए में बेचते हो, तो लाखों रुपए का अपना वोट अपने जात वाले को मुफ्त में क्यों दे रहे हो? अपने जात वाले को देना है दो, जिसने मंदिर बनाया उसको दो, लेकिन अपने बच्चों के लिए उससे रोजगार तो मांगो, पढ़ाई तो मांगो, यही बात सिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रशांत किशोर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।